सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सामने नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में मार्का हक़ को मुकम्मल हुआ 1 साल। बुनियादुल मरसूस की आज से कल से आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से खुसूसी ट्रांसमिशंस, और आज GHQ में भी एक पुरवकार तकरीब हुई। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से हमने अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को, जो कि क्लेम करता रहा कि वो दिफाई महाज हो, दिफाई ताकत हो, उसका अदरवाइज साइज़ हो, चाहे उसकी अफवाज हो, अब वो हमसे कई गुना 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जब उसने मैली आँख से पाक वतन की तरफ देखा तो किस तरह से उसका मुकाबला किया गया, उसको धूल चटाई गई। और फिर जो हुआ वो सिर्फ हमने नहीं देखा, वो सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। वो माने या ना माने, उनकी मिन्नतें तरले काम आई। ट्रंप ने इंटरवीन किया, जंग रुकवाई, और यही वजह है कि आज तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के ना सिर्फ गुण गाते हैं बल्कि उन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं। गाहे बगाहे भारत को याद भी दिलाते हैं कि कितने जहाज़ गिरे थे। बहरहाल ये सूरत हाल रही, और इसको हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें ज़रूरी ये भी है कि हम अल्लाह ताला का इसमें शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि सिर्फ हम इस पर प्राउड फील करें। अल्लाह ताला, हम हमेशा से ये बात करते हैं, ख़ुद फील्ड मार्शल ने ये बात की थी कि अल्लाह की मदद आई थी इस मार्का को सर करने के लिए, एक अल्लाह की मदद। और दूसरा, हमेशा ये बात करते हैं कि जो हमारे फ़ौजी जवानों का जज्बा शहादत होता है, वो उनको वो पावर और वो जज्बा, वो ताकत अता करता है कि वो अपने से जितना भी बड़ा दुश्मन हो उसको वो नाको चने चबा देते हैं। आज जब GHQ में तकरीब हुई, इस लिहाज से, इस हवाले से, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान, और बड़ा एक और वाज़े और 2 टोक मैसेज दिया है भारत को। ये बिल्कुल वही बात है कि आपके पास जितनी भी ताकत हो, हम इस गलबे से हरगिज़ मरूब नहीं होते, क्योंकि हमें अपने ताकत और अपने ईमान पर मुकम्मल एतबार है। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने अफ़गानिस्तान के लिए भी एक पैगाम दिया। नाज़रीन, अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान और भारत का जो नेक्सस है, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अब खुले सबूत हैं, और ये सबूत 1 या 2 नहीं, पाकिस्तान ने बारहा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन सबूतों को पेश भी किया है। इसी वजह से आज एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान को ये मैसेज दिया गया है। और कोई और भी दुश्मन, कोई भी ऐसा मुल्क या कोई भी ऐसी ताकत जो पाकिस्तान को कभी भी ये जुर्रत भी कर सके या ये सोच भी उसके नज़दीक आए कि वो पाकिस्तान को मैली आँख से देखे, पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था, पाकिस्तान आज भी नाकाबिले तस्खीर है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड शामरेज़ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। हम्माद हसन साहब सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम हम्माद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और कुछ ही देर में इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे साथ ही मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध और सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके भी टाइम का। जनरल साहब, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ौजी मामलात हैं, फ़ौजी से बेहतर कौन जान सकता है। ये जो इंडिया को जिस तरह से हमने शिकस्त फाश दी, अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को, पीछे क्या जज्बा था और क्या ये मुआवजा था? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के दिन हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र और ख़ुशी के दिन हैं, और राइटली सो। पाकिस्तान इस वक्त ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपने कौमी यकजहती और जज्बे के साथ। आपने जैसे ख़ुद जिक्र किया कि हमारा जो शातिर दुश्मन है, उसने देखा कि पाकिस्तान कुछ अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है, और ये सही टाइम है कि पाकिस्तान के ऊपर एक कारी ज़रब लगाई जाए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से, अपनी हमारे आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म की वजह से और कौमी यकजहती की वजह से, यूनिटी की वजह से, हमने अपने से बड़े दुश्मन जो कि हमला करने आया था, उसको बहुत ऐसी शिकस्त दी जो कि दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं मिलती। शायद ही आपसे ऐसा कोई डुअल मिलेगा जहाँ पे कि इतने शॉर्ट टाइम में
इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी जामे और इतनी सडन आपको विक्ट्री मिली हो। अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये जंग सिर्फ 4.5 घंटे की थी और हमने इंडिया के जो सिंबल्स ऑफ प्राइड हैं, जिसमें कि राफेल, जिसमें S-400 साइबर कैपेबिलिटीज, उनको जमीन बोश किया, और इसके अलावा एक जो उसका सिंबल ऑफ प्राइड है दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, वो मौजूद रहता तो उसको भी हमने इस दफा डुबो देना था। मेरे नजदीक इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया जो जनरल साहब, आई गेट बैक टू यू। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू है। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान इस्माइल साहब, अभी भी दुश्मन ये समझता है कि वो कुछ और भी एडवेंचर कर सकता है। जब लास्ट टाइम DGISPR की लास्ट प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने बताया कि अभी भी वो एक चिंगारी होती है ना छोटी सी, वो कहीं ना कहीं बाकी है और वो तंदूर 2 करने का शौक़ रखता है। फिर जब कराची की बात आई तो DGISPR ने कहा फिर कराची वाले आपको बताएंगे। आप इस कराची में बैठे हुए हैं, हमारी जो सलाहियत थी वो दुनिया ने देखी कि किस तरह से हमने अपने दुश्मन पर कारी ज़रब की, और वो कहा गया कि हमारा तो 15 to 20% था, ये 10 to 15% था जो अब तक हमने शो किया। आपको लगता है कि ये चिंगारी अभी भी दुश्मन के दिल में कहीं ना कहीं बाकी है? बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद के जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनका जो प्राइड था, जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे, राफेल, उसको पाकिस्तान ने डाउन किया। और खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको बार बार कहा, उन्होंने अनाउंस किया, बल्कि कल उनकी गिनती तो 11-12 को क्रॉस कर गई होगी अब तक। उसके अंदर जो 7-8 जहाज हमने गिराए, वो डिस्ट्रॉय किए टोटल, और तकरीबन 4 जहाज उनके ऐसे हैं जिनको अनरिपेयरेबल डैमेज जिनको हुआ, जो गिरे तो नहीं लेकिन वो रिपेयरेबल उससे बाहर है। तो बहरहाल वो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ का इजहार किया, और हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा तबका ऐसा था जिनको ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से एक जोरदार रिटेलिएशन हिंदुस्तान को देगा। और जब ये हुआ तो पूरी पाकिस्तान की कौम यकजा हुई और साथ खड़ी हुई अपने अफवाज की, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जहाँ पे मामला होते हैं, अगर अपनी डिफेंस लाइन के पीछे उनकी कौम ना खड़ी हो तो वो फतवा हासिल करना या मॉरल ग्राउंड उनके लिए वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना कि होना चाहिए। सो पाकिस्तान की कौम ने भी पूरा भरपूर साथ दिया, और अपनी आर्मी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपनी एयरफोर्स के साथ खड़े रहे, और इस मार्का हक में उन्होंने एक भरपूर कौम का एक क़यादत किया और दिखाया दुनिया को कि हम वी आर अ नेशन। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी एयरफोर्स को, खास तौर से जिन्होंने इस मुंह तोड़ जवाब के अंदर सबसे फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया, क्योंकि जमीन पे तो जंग हुई नहीं, जंग तो थी आसमान में जी। और वो सारा मामला जो पाकिस्तान ने इस समय हैंडल किया, उसको अमेरिका ने तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी तारीफ करते हैं, जनरल आसिम मुनीर के नाम लेके तारीफ करते हैं कि वो एक अजीम सबक है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हमारी कौम को यकजा होके अपनी डिफेंस लाइन के पीछे खड़ा होना होगा। हमारे शायद हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात होते हैं सियासी जमातों के, हर बार हमने देखा है, कभी पीपल्स पार्टी के, कभी PMLN के, कभी लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात जो भी हों सियासी जमातों के माबैन, सियासी वर्कर्स के माबैन, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो फिर तो कोई दो राय नहीं है। जी देखिए ना, पाकिस्तान का इंडिया का मैच, क्रिकेट मैच होता है तो पूरी कौम एक कौम एग्जैक्टली, ये तो जंग थी, यहाँ तो एक जंग थी, तो इसके पीछे तो पाकिस्तान खड़ा होना ही था। बिल्कुल हमने ये देखा, बिल्कुल हमने ये देखा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमाद हसन साहब, एक तो ये कि जो भारत को उन्होंने पैगाम दिया और बताया, उसके साथ साथ अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जी सिंपल सी है, एक मुतालबा है कि आप दहशतगर्दी, भारत की ईमा पर जो आपका एक नेक्सस बना हुआ है, उससे आप पीछे हट जाएं। इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान बहुत दहशतगर्दी देख चुका। अब ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान का जो नेक्सस, अब अफगानिस्तान को समझ आ जाएगी या उसको भी कोई एडवेंचर रिक्वायर्ड है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, ये जो बात आज फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं ना, तो कुछ हकाइक हमारे सामने हैं। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को तो क्या, किसी भी अपने हमसाया मुल्क को बर्दाश्त नहीं किया। यानी श्रीलंका के अंदर उन्होंने तामिल गुरिल्लाज नहीं उतारे थे,
फिर नेपाल भूटान के साथ किया, फिर बांग्लादेश के साथ किया। तो ये तो भारत का एक नेचर है। कन्फेस भी किया, कन्फेस मुफ्ती बाइनी के हवाले कन्फेस भी किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो 71 का मामला उसको भी कन्फेस किया। अब भारत का ये मिजाज तो है, जब वो बैटल फील्ड में आया पाकिस्तान के सामने तो उससे पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। 15-20 लाख फौज उसकी कड़ी थी, 1.25 अरब उसकी आबादी है, और उनके पास राफेल भी थे, उनके पास S-400 भी थे, पठानकोट और उधमपुर तक के बड़े बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी उनके थे। तो भारत को एक कॉन्फिडेंस हासिल था कि मैं जाऊंगा तो मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। राफेल भी थे, राफेल सब कुछ था। अच्छा, जब आया तो उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, और ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये तो आलमी मीडिया कह रहा था, ये तो इंटरनेशनल लीडर्स कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने बुरी तरह डिफीट किया। अब भारत तो पहले से भी अफगानिस्तान के बहुत करीब रहा है हमेशा से। अब उनके पास दूसरा रास्ता जो है वो अपने प्रॉक्सीज उतारने का है, और वो एक आसान टारगेट भी था। पाकिस्तान के साथ साथ जो मुल्हिका बॉर्डर्स हैं, जिसमें पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है, निंगरार है, आगे कुनड़ तक, और फिर जुनूब में जाबल, गजनी और कंदहार तक। चूँकि बलूचिस्तान के अंदर BLA सरगर्म थी, यहाँ पर टेररिस्ट सरगर्म थे। अब भारत के लिए एक साजगार फ़ज़ा मुयस्सर आ गई कि भाई उधर तो मैं हार गया हूँ, चलो मैं अपना बदला इधर ले लेता हूँ। और पहले से भी इन लोगों के रवाबित थे उनके साथ। अब इन लोगों को उन्होंने इंगेज करना शुरू किया, उनकी हेल्प शुरू की, सपोर्ट शुरू की, और सारे राह वाले आकर काबुल के अंदर बैठ गए। अब पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने दूसरा अटैक जो है उन प्रॉक्सीज पे किया, उनके तमाम दहशतगर्द कैंप्स उड़ा दिए, उनके जो असलहा डिपो थे वो सारे के सारे वो भी तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए। अब भारत के पास कोई दूसरा बड़ा मैदानी जंग नहीं है, वो ऐसा ऑप्शन नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर। लेकिन पाकिस्तान ने दो हवालों से, एक तो पाकिस्तान ने सफारतकारी बड़ी अच्छी की, उसने बड़ी डिप्लोमेटिकली मामलात को समझा भी, बहुत दानाई के साथ समझा भी। दूसरी कामयाबी जो तो वो हरबी कामयाबी थी कि पाकिस्तान ने इंडिया की एक हरबी ताकत तो उनकी है, एक टेक्नोलॉजी की उनके पास बहुत बड़ी फौज है उनके पास, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को उस हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनरल साहब, आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह से ये सारी बहरहाल एपिसोड हुई, अब आगे जाके क्या भारत इस किस्म की मुहिम जो मज़ीद कर सकता है? दूसरा जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, अमेरिका ने इंटरवीन किया भारत के मिन्नतें तरलों के बाद, और उससे दो चीज़ें सामने आई थी। एक तो सिंताज मुआहदे को उन्होंने जो मुअत्तल किया था उसका स्टेटस, प्लस ये बात भी हुई थी कि जो मसला कश्मीर है उसमें भी सालिसी की कोशिश की जाएगी अमेरिका की जानिब से या ट्रंप की जानिब से। ऑल्दो कि ज़ाहिर है भारत इज़ ऑलवेज बीन स्टबर्न। इन दोनों चीज़ों का क्या स्टेटस है? हम उम्मीद करें कि इससे जो हमारा डिप्लोमेटिक उस पर हम आगे चल रहे हैं, तो ये मामला भी हम आगे लें डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर। मैम देखिए, मई 25 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेचर में गेन किया और इंडिया ने अपने स्ट्रेचर में लूज किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके 4 सिंबल्स ऑफ प्राइड थे, राफेल वो भी हमने गिराया, S-400 भी हमने ख़त्म किया, और साइबर डोमेन में भी हमने उनको बहुत शिकस्त दी। और जो शिकस्त हम उन्हें दे चुके हैं उससे उनकी एक तो उनकी जो इनएडिक्वेसीज है सिस्टम की वो बहुत क्लियरली इमर्ज हुई हैं, और जब तक वो अपनी इनएडिक्वेसीज को एड्रेस नहीं कर लेता, जो कि मेरे नज़दीक कम अज़ कम 2 से 3 साल लगेंगे, इससे भी ज़्यादा अर्सा लग सकता है, वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिकॉज अभी अगर उसने किया तो उन एडिक्वेसीज के साथ उसको उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके पास जो ऑप्शन है, जो वो एक्सरसाइज कर रहा है कि वो अफगानिस्तान की कन्फ्यूजन के साथ और हमारे इंटरनल डायनामिक्स को एक्सप्लॉइट करते हुए टेररिज्म को अपस्केल कर रहा है। और एज फार एज ये जो मैं ये कहूँगा कि सफारती लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान की बहुत एडवांटेजियस पोजीशन है, जबकि हम इमर्ज हुए हैं एज एन एजेंट ऑफ पीस, इंडिया इमर्ज हुआ एज एन एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस सिचुएशन में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मेरा आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप देख रही होगी कि इस सिचुएशन को कैश करने के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की पहली तो बात है कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है, और दूसरा ये है कि जो हमारे अमेरिका के साथ रवाबत है उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो कश्मीर रेजोल्यूशन और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डेफिनेटली कंसेशन ले सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल, और हमें मेरे ख्याल लेने भी चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, जिस तरह से हमेशा ये बात हुई ना, और आपने भी ये बात की कि अवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि अवाम फ़ौज से, फ़ौज अवाम से। आज भी जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की कि जिस तरह से हमने मार्का हक़ किया है, अब आवाम को भी चाहिए, नौजवानों को भी चाहिए कि अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह से आगे बढ़ें। ये एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे मुल्क में? अनफॉर्चुनेटली अभी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभर रहा है। ये जो पाकिस्तान ने पीस मेकर का किरदार अदा करना शुरू किया है, ये एक अनबिलीवेबल इवेंट है पूरी दुनिया के लिए, खुद पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान में भी लोग हैरान हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है और अल्लाह करे कामयाब हो जाए उसमें, तो उसमें सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो अभी रिसेंटली जो मामला हुए हैं, इसमें जो सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे कम था, कारोबारी हजरात और इन्वेस्टर्स का, वो चाहते थे कि पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी की जाए क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी भी कम है और पाकिस्तान को स्टेबल भी नहीं समझ रहे। वो कॉन्सेप्ट एकदम से चेंज हुआ है और लोगों ने बाहर सरमाया भेजना, कम से कम अगर आ नहीं रहा तो कम से कम बाहर भेजना रोका है और पाकिस्तान में ही वो अपना पैसा इस वक्त पार करने के लिए या सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर जो फील्ड मार्शल ने बात की, नौजवानों को आगे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए और कामयाबी हासिल करें। उसके अंदर पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को अगर हमारी हुकूमत को पॉलिसी ऐसी बना सके कि जिसके अंदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिले, जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई उनको टैक्स की छूट हो, कोई ऐसी चीज उनको मिले कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दुनिया के साथ मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से भी कम है दुनिया में। बहुत स्मार्ट लोग हैं। आप देखें किसी को अमेरिका में आप देखें बच्चे ने वो काम किया है जो सारी दुनिया हैरान है, $26 बिलियन उसने अपनी कंपनी टेस्ला को बेची है। कोई यंग बच्चा है, यहीं से कराची का लड़का है, यहीं से गया है, तो अगर वो वहां जाके कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रही है, जो शायद हम जब नौजवान थे तो उस वक्त हमें नहीं मिल सकी, लेकिन अब उनको मिलने वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब कौमें तरक्की करती हैं तो उसमें नौजवानों का बड़ा रोल होता है। उन्हें अपने कंधों पे पाकिस्तान का जो लेकर आगे चलना है उसकी तरक्की के ज़ामिन होते। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे तो उसी को गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जनरल से प्रोग्राम में फिर आपको खुश आमदीद। अमाद हसन साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जनरल साहब को आई थिंक कहीं जाना है, तो मैं मुख्तसरन ये पूछूंगी, जिस तरह से हमने कश्मीर का अभी हम जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि करना चाहिए, वज़ीर आज़म ने भी जो आज कौम के नाम पैगाम दिया है, उन्होंने भी, बल्कि मैं वो पढ़ देती हूँ, उन्होंने कहा कि कश्मीर बर्र-ए-सग़ीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। सर हाँ, ये बात हम हमेशा से कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं इस चीज़ को तस्लीम करता। और उसके बाद आपने देखा कि वो तो क्या क्या कुछ 370 एंड फर्दर वो चीज़ें उसको प्रोवोक कर चुका है। अब इसमें क्या अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल हो सकता है? भारत इसको एक्सेप्ट करेगा? मीडिएशन की बात मैं पहला ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि मई 25 में स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है। इंडिया जो कि रीजनल पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहा था और अपने साइज की वजह से वो और अपने एम्बिशंस की वजह से हर दर्मी से काम ले रहा था। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि ईरान जो इस कश्मीर है, ये बायलैटरल इशू किसी सूरत में नहीं है, पर्टिकुलरली जब से साउथ एशिया की न्यूक्लियराइजेशन हुई है। आप देखें हर दफ़ा यही होता है कि एक विशेष साइकिल है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्लिग्रेशन शुरू होती है, वो बढ़ती बढ़ती जंग के चांस बनते हैं और जंग में फिर न्यूक्लियर एक्सचेंज के चांसेस बनते हैं। हर दफ़ा दुनिया को फिर स्क्रैम्बल करना पड़ता है कि जहाँ पे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन ना हो। तो एक इशू जो कि पूरी दुनिया को ड्रॉ इन कर लेता है,
तो दैट मीन्स कि दुनिया के इंटरेस्ट में है, वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि इसको सेटल किया जाए। दूसरा जो डायमेंशन मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा कि अभी तक हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं इसको सेटल करने में, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन अब जो रही है वो चाइना है। और चाइना के स्टेट्स इंटीग्रेट होने हैं पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, इंक्लूडिंग रीजन्स ऑफ कश्मीर। सो इस सिचुएशन में, जो प्रेजेंट सिचुएशन में, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनके पास भी ऑल है, उनके पास ऐसे लिवरेजेस हैं कि इंडिया को मजबूर किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो हमदर्दी है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। वो पुराना जो उसका स्टाइल है उसी पे कायम रहेगा और वो आसानी से इन चीज़ों पे नहीं मानेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। हमाद हसन साहब, अब मामला जो ये है, हमने एक तो वो वाला भी, अफगानिस्तान वाला भी, और अफगानिस्तान और इंडिया का जो एक्सेस, उसके बाद इस सूरत हाल में कश्मीर की भी बात हो रही है। वज़ीर आज़म ने भी इस मामले को उजागर किया और ये मामला 2025 में भी जब जंग खात्मा हुआ था उस समय भी ये बात दोबारा से उजागर की गई थी। आप किस तरह से देखते हैं कि इस सब फौरी तौर पर क्या स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाई जा सकती है कि ये एक दफ़ा फिर मामले को उजागर किया जाए, ज़िंदा किया जाए और हल की तरफ जाया जाए? देखिए, भारत से तो हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो हक़ खुद इरादियत का एहतराम करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का करेगा या कश्मीरियों की बुनियादी हुकूक का करेगा। उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती। अब मामलात किस समत में जा रहे हैं? मामलात इस समत में जा रहे हैं कि पाकिस्तान को हरबी फ़ौजी हवाले से तो बरतरी हासिल हो गई थी मारिका हक़ के जंग में। अब सफारती हवाले से पाकिस्तान ग्लोबली लीड कर रहा है, खुसूसन अमेरिका और ईरान जंग के बाद। तो पाकिस्तान गेन करता जा रहा है बहुत कदर गैर महसूस तरीके से। अब गवादर आने वाले वक्त में दुनिया का एक बड़ा ट्रेड इधर शिफ्ट कर जाएगा गवादर पे। तो ये तमाम चीज़ें जो मिल रही है ना, तो ये आने वाले जो फ्यूचर सिनेरियो है उसकी तब्दीली का पेशखेमा बन सकती है। यानी पाकिस्तान को हरबी बरतरी भी हासिल हुई है, सफारती बरतरी भी हासिल हुई है, आने वाले वक्त में मुआशी बरतरी भी हासिल हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये भारत पर दबाव बढ़ा दी जाएंगी। तो फिर इससे कश्मीर का या जो दूसरे मसाइल है उसका हल निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस का भी सामना है। एक तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है और वो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर सारे इंडियन प्रॉक्सीज भी बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान दुश्मन है वो सारे आकर अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ गए। और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो अभी रशियन रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि 20 से ज़ायद आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं, 23,000 से ज़ायद दहशतगर्द बैठे हुए हैं। वो कहाँ पे थे? वो सारे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ कुन्नड़ से लेकर कंदहार तक इन्हीं सूबों में बैठे हुए थे। एक तो पाकिस्तान को ये मसला है। दूसरा मसला पाकिस्तान को मुआशी हवाले से, यानी मुआशी हवाले से हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है अभी। यानी हम उस तरफ जा रहे हैं चूँकि जंग ने मज़ीद मामलात को बिगाड़ दिया है। एक हमें कुछ आईनी और जमहूरी हवालों से भी आगे बढ़ना होगा। यानी ये तीन ऐसे टारगेट्स हैं कि अगर पाकिस्तान इस पे पेशरफ्त करे तो फिर एक तो पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भी मजबूत हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान आलमी सतह पर जो बात करेगा खुसूसन कश्मीर का मसला उठाएगा तो उससे फिर मुस्बित नताइज सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को हर सूरत आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को इससे कहीं आगे बढ़ना है, माशी एतबार से भी आइनी जमहूरी जिक्र किया, होते होते चीज़ें होती हैं, होते होते चीज़ें मैच्योर होती हैं। ऑल्दो कि ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन बहरहाल ज़रा सेलिब्रेशंस के हवाले से फिर से बात करते हैं। सर, जब ये हुआ, थोड़ी सी मेमोरी जो हमारे गेस्ट आते हैं मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ, तो एक अच्छा सा हम उसको एक फ़ील अच्छी आती है। हमने जंग जीती और जिस तरह से जीती, क्या आपका उस वक्त जज्बा था? क्या उस वक्त आपके जज्बात थे? हाउ डिड यू एग्जैक्टली फील? लेकिन इन ऑल एक्चुअलिटी तो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये शुरू हुआ ना तो वी ऑल वर वेरी वरीड कि हमसे बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी फौजी ताकत, बहुत हमसे ज्यादा असले से लेस वो पाकिस्तान पे हमलावर हुई है। तो हम दुआ ही कर रहे थे कि अल्लाह खैर करे, बस किसी तरह ये वक्त गुजर जाए और कम से कम नुकसान के साथ काम हो जाए। बट जैसे जैसे हमने ये देखना शुरू किया कि वो हिंदुस्तान तो पीछे हट रहा है और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी थी और उन्होंने एक के बाद दीगरे उन्होंने उनके राफेल तैयारी गिराना शुरू किए। और हिंदुस्तान का चैनल जो हम देख रहे थे, साइड बाय साइड होता है ना, पाकिस्तान में सारे अपना चैनल देखते हैं, फिर हिंदुस्तान देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर CNN देखते हैं, ताकि सही चीज सही पिक्चर मिले। हिंदुस्तान के चैनल पे चल रहा था कि जी कराची पे कब्जा हो गया, ये लाहौर में बात नहीं है,
वहाँ ये उन्होंने कहा लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर का पोर्ट है ही नहीं। तो वो वहाँ पे वो अनाम जो है उछल उछल के वहाँ पे बिल्कुल बंदर की तरह वो लगा हुआ था कि जी लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया है, फलां हो गया। सोचा ये कौन सा लाहौर का पोर्ट था जो हमें पता ही नहीं लाहौर में भी पोर्ट था, वो बेचारे खुद लाहौरियों को नहीं पता था कि वहाँ पे भी पोर्ट है। तो इन लोगों ने एक बेसलेस प्रोपेगेंडा या अपनी ख्वाहिशात का इजहार टीवी पर बैठ के करते रहे रेटिंग के लिए, ख्वाहिश को खबर बनाया था। ऑन द कॉन्ट्री सारी दुनिया के चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स को तो एक तरफ करें ना, वो तो अपने मलबे वतन के अंदर कुछ बात कर सकते हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट कर सकते हैं जो नहीं भी हुआ तो उसको भी वो हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कौम का मोरल हाई करने के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया था जो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहा था, वो नाम लेने की जरूरत नहीं, उस सारे चैनल आप जानती हैं, वो उन चैनल्स पे जब ये आना शुरू हुआ ना कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेल दिया है, और वो फिर पता चला कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि ये जंग को रुकवाया जाए, बड़ी खतरनाक सिचुएशन पहुंच गई। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रहा हूँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, गवर्नमेंट की तो कोई उसके अंदर सही नहीं थी, वो जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मादसन साहब। एक और चीज़ थी, वो ये थी शायद कि भारत ये समझ बैठा था कि इस वक्त जो उसकी पेनिट्रेशन थी ना टूवर्ड सोशल मीडिया, जब हम बात करते हैं ना 5th जनरेशन वॉर की, तो भारत ने पूरी एक साजिश के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान की आवाम और पाक फ़ौज के दरमियान डिफरेंसेस डालने की भरपूर कोशिश की सोशल मीडिया के ज़रिए। और शायद वो ये समझ बैठा था क्योंकि जंगें जब जीती जाती है फ़ौज की तरफ से तो आवाम की ताकत उनके साथ होती है, और भारत को शायद ये गलत फहमी थी कि इस दफ़ा आवाम जो है वो शायद फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी, और जो हम हरबा या जो हम काम कर रहे हैं इतने अरसे से उसमें हम कामयाब होंगे। लेकिन इस पर भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। देखिए पहली बार नहीं हो रहा है। इस्माइल इस्माइल से वापस आती हूँ सर जी। प्रोपेगेंडा हमेशा से जंगों में एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है मुखालिफ के ख़िलाफ़। अब भारत ने उसको जदीद तरीके से जो अब सोशल मीडिया का दौर है, अब उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और सच बात नादिया ये है कि कुछ लोगों उस इस्तेमाल हुए, और उसमें ज़्यादातर वो थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। लेकिन दाद देनी पड़ेगी पीटीआई की जो संजीदा क़यादत थी, जिसमें असद कैसर साहब है या इस तरह के लोग हैं, उन लोगों ने बहुत बुर्दबारी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ मामलात को संभाला। ठीक है, उन लोगों के गिले शिकवे हैं, उनके साथ होती ज़्यादतियाँ हैं, उनके मसाइल मुश्किलात हैं, और उनके अंदर एक रद्द-ए-अमल मौजूद होगा, लेकिन वो रद्द-ए-अमल उन्होंने मुल्क के मुखालिफत में नहीं मोड़ा। बिल्कुल ऐसे उसको बहुत दानाई के साथ, खुसूसन मैं असद कैसर साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने बाकायदा पार्टी कारकुनों को हिदायत जारी की कि पाकिस्तान हम सब का है, हम फ़ौज के साथ खड़े होंगे, जंग का वक्त है, दुश्मन के ख़िलाफ़ हम सारे। लेकिन जो प्रोपेगेंडा आया, जो प्रोपेगेंडे की लहर आई, वो ज़्यादातर बाहर से आई, और बाहर से उन लोगों के ख़िलाफ़ आई जिन लोगों को एक वक्त में परवान चढ़ाया गया था, और वो लोग अब बाहर बैठे हुए उन्हीं के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हम ये नहीं पूछ सकते कि ये लोग बाहर चले कैसे गए, चले कैसे। सर इमरान इस्माइल सर, लास्ट कमेंट जिस पे आप बात करना चाह रहे थे, वन लाइनर सर। जी मैं नहीं कह रहा था कि हिंदुस्तान ने हमेशा ये बड़ा प्लान करके किया है। आपके सवाल के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा था कि वो पहले उन्होंने, आपको याद होगा, बालाकोट उन्होंने किया, पाकिस्तान पे डाला, फिर उन्होंने पुलवामा किया, पाकिस्तान पे डाला। ये मोदी को हमेशा ये ख्याल होता है कि जब भी इंतखाबात नजदीक होते हैं या उसकी पॉपुलैरिटी में ग्राफ उसका नीचे होता है तो वो इस तरह की शरारत करता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह नीचा दिखाए और ताकि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाए। बट हर बार इन्होंने मुंह की खाई। बिल्कुल ऐसे आपको याद होगा पीटीआई की गवर्नमेंट में भी इन्होंने ये हमला करने की कोशिश की थी जब इनको सरप्राइज दिया गया था और उनका जहाज गिराया था। बिल्कुल और पायलट यहाँ पे चाय भी पिलाई थी, फिर चाय भी पिलाई थी। तो मैं समझता हूँ कि कराची वाले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इनको बिरयानी खिलाने के लिए। ये इस दफा बिरयानी, चलो ठीक है। एक बहस चल रही है, बिरयानी कहाँ की अच्छी, खाने कहाँ के अच्छे, लाहौर के है कराची के, उसमें आपने अपने जाते जाते हिस्सा डाल दिया बिरयानी का जिक्र करके। तो चले किसी पर इस पर भी बात करेंगे, तो इस पर भी कोई प्रोग्राम करके आपको ज़रूर दावत देंगे। थैंक इमरान इस्माइल साहब, हमाद हसन साहब, आपका भी, जनरल साहब का भी शुक्रिया करूँगी। और जिस तरह से सुबह से ये बात हो रही है, 2 दिन से बात हो रही है, 1 साल कबल ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान को मैली आँख से देखने वालों का जो इबरतनाक हशर किया जाएगा वो हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।